ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। लॉ ऑफ इफेक्ट में अंतर क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट, एक एक्सपीरियंस अगर आपका अच्छा रहा तो आप उसको दोबारा करेंगे, दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट। समझ पा रहे हो बात को? आगे बढ़ेंगे। 3 प्राइमरी लॉज दिए हैं वैसे थॉर्नडाइक ने, 3 प्राथमिक नियम, सिर्फ 16 क्वेश्चन हैं, अभी 6 क्वेश्चन और हैं। 3 प्राथमिक नियम आपको पता होने चाहिए। लॉ ऑफ रेडीनेस के बच्चा तैयार है सीखने के लिए कि नहीं, ठीक, पता चल रहा है बैंड बाजा बज रहा है बाहर जहां आप पढ़ा रहे हैं, कहां से तैयार होगा, ठीक। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी बेहतर लर्निंग होगी। जितना ज्यादा आप किसी चीज को यूज करोगे, इसके अंदर 2 चीजें आ जाती हैं, प्रयोग का और बिना प्रयोग का, या अप्रयोग, अनुप्रयोग, व्हाटएवर इट इज, सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी अगर किसी चीज पर, ये मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है, इसी पे काम किया बाद में किसने? स्किनर ने, और अपनी रीइंफोर्समेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी अगर आपको कोई एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको खाना अच्छा लगा, वहां का माहौल अच्छा लगा, तो आप अगली बार जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर आपको किसी टीचर की क्लास अच्छी लगी तब तो आप दोबारा जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पहले रेडीनेस है कि आप तैयार करें बच्चे को। हाँ, टेट लाइफ टाइम हो गया, इस पर चर्चा हम कल सुबह करेंगे ताकि आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एज अ लीडर द टीचर मस्ट ट्राई व्हाट? भाई टीचर का जो एक रोल है वो लीडर के रूप में भी है, गाइडेंस के गाइड के रूप में भी है, फिलोसोफर एंड फ्रेंड के रूप में भी है, फैसिलिटेटर के रूप में भी है। बताइए, फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए। योर एनर्जी इज बैक अगेन। हाँ बिल्कुल तेजस्विनी, और जितनी एनर्जी है उसी हिसाब से मैंने सेशंस भी रखे हैं फिर। जी जी एन के शर्मा, चलिए। अनअकैडमी पर नहीं हूँ मैं अभी, आई हैव लेफ्ट अनअकैडमी, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, मतलब पिछले साल मैंने रोबोट की तरह ही काम किया है। देखो एक बार, क्योंकि ऑलरेडी मैं करियर पर हूँ तो, और यूट्यूब पर भी हूँ, तो उस केस में पॉसिबल नहीं हो पाता इतना लोड। देखो कोई एक जगह तो छोड़नी ही थी। बी ऑप्शन, अथॉरिटेटिव तो हो ही नहीं सकता। अथॉरिटेटिव का मतलब है डंडा ले लिया टीचर ने और अब सत्ताधारी हो गए हैं, मतलब डराएंगे। अटेन पावर एंड सुप्रीमेसी ओवर अदर्स, अगेन आपको डोमिनेट थोड़ी करना है बच्चे को। अटेन डिक्टेटरशिप, मतलब हिटलर बन जाएंगे आप, जी नहीं। बी डायनामिक, यानी आप क्या होंगे? गतिशील या डाइवर्स होंगे, मतलब जहां जरूरत पड़ रही है आप उसको गाइड भी कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है आप एक फ्रेंड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, कोई नैतिक शिक्षा की कहानी सुना रहे हैं, उसके साथ स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं। आपके जो रोल है वो फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर प्रोपाउंडर्स आर गिवन बिलो। देखिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम सीधा मंडे को ही होगी ये क्वेश्चन वाली क्लास, तो ध्यान से कर लो, बेशक टाइम लग जाए। कोई दुख तकलीफ हो तो कहना आप भूल गए। एनर्जी बीच में कम हो गई थी, मेरे इतने दुख तकलीफ बढ़ गई थी कि मैं आपसे पूछना भूल गई। अभी आ रही हूँ धीरे धीरे फॉर्म में वापस, तो मैं कहूंगी, है ना, एक फेज होता है हर चीज का। बताओ एक बार, ऊपर से लॉकडाउन नहीं खुलता और केसेस भी, मतलब ऑब्वियसली स्थिति बेहतर नहीं है। बताओ, आंसर करो। देखिए, थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी एक तरफ दी हुई है बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं, एक तरफ, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, लेट्स लर्न पे कराए हुए हैं, थोड़ी पुरानी वीडियो होंगी बट चल जाएगा आपका काम, या मैराथन देख लीजिए। और एक तरफ है प्रोपाउंडर, ठीक। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2 फैक्टर थियरी किसने दी है? बताओगे आंख बंद करके? चलो खोल के बता दो। 2 फैक्टर दी है स्पीयरमैन ने, जिन्होंने स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर की बात की है। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का 1904-5 में दिया था। स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट, एक विशिष्ट योग्यता होती है हर व्यक्ति में, जैसे मेरी टीचिंग हो सकती है। एक जनरल एबिलिटी होती है जो ओवरऑल आपके हर एक काम में नजर आती है। मल्टी फैक्टर थियरी को दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक, जिसमें सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की बात की है, बट उस थियरी को मल्टी फैक्टर कहा जाता है क्योंकि हर एक इंटेलिजेंस में कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। ग्रुप फैक्टर थियरी दी है इंटेलिजेंस की। थॉर्नडाइक को देख के चौंकिएगा मत नए लोग, थॉर्नडाइक ने लगभग सारे ही क्षेत्र में थियरी दी है, चाहे वो बुद्धि का सिद्धांत हो, चाहे वो लर्निंग की थियरी हो, चाहे वो कोई और इस तरीके की चीजें हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो। ग्रुप फैक्टर थियरी की अगर हम बात करें तो इसको दिया है थर्स्टन ने।
थर्स्टन का PMA याद होगा ना आपको, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसमें 7 हैं, उसको ग्रुप फैक्टर कहा जाता है, उसका दूसरा नाम। सैम्पलिंग थ्योरी है थॉमसन की, तो ये तो ऑटोमेटिक है, अगर आपको 3 पता होंगी तो 4th तो आप लगा ही देंगे। अब देखो यहाँ पे A का सेकंड होगा, अब A का यहाँ फर्स्ट है, ये तो हट गया, A का सेकंड तो 3 जगह पे है, फिर आगे जाएंगे। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, यानी B का फर्स्ट। B का फर्स्ट कहाँ है? यहां भी B का फर्स्ट नहीं है, यहां भी B का फर्स्ट नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट ऑप्शन में D में है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। भाई टाइम भी तो सेव करना है पेपर में, आपको कोई वहां ज्ञानचंद थोड़ी बनना है कि आपको पूरा वहां थीसिस लिख के आनी है, आपको टाइम भी सेव करना है, तो जरूरत ही नहीं है उससे आगे चेक करने की। और ये तो मैं इतना टाइम लेके आपको समझाने के लिए डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपके दिमाग में ये चीज सेट हो गई होगी तो कुछ सेकंड्स का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लोज थियोरी ऑफ मोटिवेशन, यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम जिसको दिया है अब्राहम मैस्लो ने। अगर हम बात करें तो कौन सा एक सीक्वेंस सही होगा? जनरली 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई हैं, और अगर पुराना 1937 से पहले का पूछ ले तो 7 हो जाएंगी। वो जो हायरार्की है उसमें पहले 7 थी, अब 5 हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सेफ्टी नीड तो पहले आ ही नहीं सकती, पहले तो शारीरिक आवश्यकताएं आएंगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स आएंगी जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। फिर है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स कह देते हैं जिनको, मतलब जिनके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं। हाँ, फिजियोलॉजिकल तो समझ आ रही है, सेफ्टी भी समझ आ रही है इसके बाद। फिर लव एंड बिलोंगिंग भी, फिर एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज गुड। फिर भी चेक कर लेते हैं, फिर चेक क्या ही करोगे बट फिर भी देख लो। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद लव कैसे आ जाएगा? पहले सेफ्टी भी तो चाहिए, जिंदा रहने के लिए मुलाकात की जरूरत बाद में पड़ेगी, पता चले उधर से गोलियां बरस रही हैं और आप सेफ नहीं हैं तो कोई प्यार व्यार याद नहीं आने वाला। फिर है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, फिर सीधा सेफ्टी। ये गलत है, सिर्फ बी ऑप्शन सही है, सिंपल आंसर है इसका, तो इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते, फैक्चुअल है ये तो, या तो आपको याद है या तो नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको यहां आसान लग रहे हैं, जब पेपर में बैठेंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे ना पेडागोजी के, या 30-40 क्वेश्चन आएंगे, उस केस में दिमाग कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देता है, आपको लगता है यार ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो सकता था। तो ये 5 नीड्स हैं पदानुक्रम में जो मैस्लो की हायरार्की है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं जो पानी, खाना, पानी, दाना, वॉमिट, रेस्ट, ये सारी जिनको बेसिक नीड्स कहते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग नीड्स हैं, ये थियरी हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, यानी बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन लास्ट के लिए बचा के रखा था मैंने। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, किस थियोरी का महत्वपूर्ण तत्व है? किस थियोरी का महत्वपूर्ण तत्व है? आंसर कर दीजिए। 10 रुपीज यहां मैं दे देती हूं अभी एडवांस में, जो भी सही आंसर करे ईमानदारी से ले लेना, कोई मना नहीं करेगा। कितने वाहियात पीछे मार रही हूं ना मैं आजकल, खैर कोई बात नहीं। देखो एक बार बताइए। सब अपनी मर्जी से आंसर दे रहे हैं, चलो आपके लिए आसान कर देती हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग में कहीं भी रीइंफोर्समेंट की बात होती नहीं है, वहां स्टिमुलस की रिस्पांस की बात हो रही है। गेस्टाल्ट थ्योरी में भी नहीं होती, ठीक। या तो ट्रायल एंड एरर यानी थॉर्नडाइक जी हैं, है ना, या फिर स्किनर हैं, ठीक। बताइए एक बार। देखो एक क्वेश्चन पूछती हूं मैं इसके अलावा, जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने है, या रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है पनिशमेंट और रिवॉर्ड का, वो किसने दिया है? थोड़ा और आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक ओनली, या रिवॉर्ड और पनिशमेंट की सबसे पहले बात जिसने की वो थॉर्नडाइक है, लेकिन इसको प्रॉपर अपनी थियोरी में यूज करना और बिल्ड करना प्रॉपर फॉर्म में, वो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग का। स्किनर कह रहे हैं, हालांकि ये थॉर्नडाइक से ही प्रभावित है, उनके लॉ ऑफ इफेक्ट से ही इन्होंने रीइंफोर्समेंट की कहानी शुरू की, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में ज्यादा रोल है किसका? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। पुनर्बलन होता क्या है? जब आप किसी एक एक्ट को बढ़ाने के लिए कोई एक चीज दें, शाबाश कहना हो सकता है, कोई सामान देना हो सकता है, ठीक, वो रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है तो और ज्यादा पढ़े, उस काम को और ज्यादा करे, ठीक। अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार का होता है रीइंफोर्समेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आप कुछ ऐड करते हैं और बिहेवियर बढ़ता है, जैसे बच्चा पढ़ रहा था, आपने पानी ला करके रख दिया या चाय ला करके रख दी कि बेटा पढ़ ले, कोई बात नहीं कल पेपर है, वो और ज्यादा अच्छे से फ्रेश हो गया, वहीं पे कर लिया उसने, ये पॉजिटिव है।
आपने कहा वेरी गुड, शाबाश, मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ता है। ये क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, सकारात्मक पुनर्बलन है। सेकेंड टाइप है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जिसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन में ऐसा नहीं है कि आप कुछ ले जाएंगे, आप वो चीज हटा देंगे जिससे बच्चे को समस्या हो रही हो उस एक्शन को करने में जो आप उससे कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैन है, बहुत तेज आवाज कर रहा है, बच्चा पढ़ेगा, आपने फैन बंद कर दिया, मतलब आपने कुछ नेगेटिव स्टिमुलस हटा लिया जिसकी वजह से उसको वो एक्शन करने में, उसको बिहेवियर को ज्यादा करने में दिक्कत हो रही थी जो आप उससे चाहते थे। शोर आ रहा था गेट से, आपने गेट बंद कर दिया, ठीक, क्या हो गया? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो आपकी कार होती है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते वो बजर बजता रहता है। आजकल इवन जो बाइक्स हैं उनमें भी साइड स्टैंड के लिए एक लाइट ऑन रहती है, जब तक आप साइड स्टैंड को नहीं हटा लेते वो रेड लाइट जलती रहेगी। तो जब वो आप हटा देंगे वो रेड लाइट बंद हो जाएगी, मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आपके बिहेवियर को इंक्रीज कराना था पॉजिटिवली, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी कुछ हटाया जाता है ताकि बिहेवियर बढ़ जाए, और पॉजिटिव में कुछ ऐड किया जाता है ताकि बिहेवियर बढ़ जाए। अगर रीइंफोर्समेंट है तो बिहेवियर का बढ़ना निश्चित है 100%। बिहेवियर की कमी कहां होगी? पनिशमेंट में। पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो, कुछ आपने लगाया हो या हटाया हो, पनिशमेंट में बिहेवियर का डिक्रीज होना बिल्कुल नेचुरल है। आपका मजाक उड़ाया गया कुछ गलत बोलने पे, ये क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट है। कुछ ऐड किया गया आपके बिहेवियर को कम कराने के लिए कि आप वो शब्द ही ना बोले जिस पे मजाक उड़ाओ, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या हो सकती है? समथिंग, मतलब कुछ भी इस तरीके, एग्जैक्ट मेरे को अभी दिमाग में एग्जांपल नहीं आ रहा है नेगेटिव पनिशमेंट का, बट नेगेटिव पनिशमेंट में भी यही होता है कि आपसे कुछ छीना गया, लिया गया, चाहे वो फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको सजा देनी है। आपको रूम में बंद कर दिया गया क्योंकि आपको सजा देनी है, आपको बाहर खेलने नहीं जाने दिया गया। नेगेटिव पनिशमेंट का बहुत अच्छा वो है, तो कुछ हटा लिया ताकि आपका बिहेवियर कम हो जाए, अगले दिन होमवर्क करें या वॉट एवर इट इज। तो ये सिंपल सी बात हुई। ट्रायल एंड एरर थियोरी में लॉ ऑफ इफेक्ट में बात हुई है रिवॉर्ड पनिशमेंट की, बट सबसे ज्यादा जो स्किनर कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट से क्या होगा, आप बच्चे के बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हो। मोल्ड कर सकते हो मतलब जैसा आप चाहो वैसा उससे करा सकते हो। वो आपने देखा होगा, डॉग्स को लोग ट्रेन करते हैं, कुत्तों को अपने, वो सिट हैव और समथिंग लाइक दैट, मतलब वो ट्रेन कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट देके। रीइंफोर्समेंट क्या है? वो कुत्ते की हड्डी, उसके लिए रीइंफोर्समेंट है कि जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट से आप बिहेवियर मोल्ड कर सकते हो। रीइंफोर्समेंट का बहुत ज्यादा रोल है आपके बिहेवियर में, ऐसा स्किनर कह रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्किनर की थियोरी का है। हालांकि थॉर्नडाइक अगर ऑप्शन में दे देगा गलत नहीं होगा, बट द बेटर ऑप्शन इज बी, इसलिए हम बी के साथ जाएंगे। अगर क्वेश्चन को मोल्ड करके दे दे या ऑप्शन में बी ना हो, डी भी सही मान सकता है, बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर डी को भी सही कह दे तो। ठीक, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उसमें हमने बेस्ट ऑप्शन चूज किया है। होपफुली इतनी जो कहानी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच थियोरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन मेकिंग द स्टूडेंट एक्टिव फॉर द डिस्कवरी ऑफ नॉलेज इन प्लेस ऑफ बिकमिंग अ पैसिव लिसनर ओनली। मतलब शिक्षा प्राप्ति का कौन सा तत्व के छात्र छात्राओं को केवल मतलब पैसिव ना बना करके, बच्चे को निष्क्रिय ना बना करके एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज बनाता है। ये तो आंख बंद करके बता दोगे जिन्होंने भी सीटेट क्रैक किया है। बहुत ज्यादा चिल्ला ली हूं क्या मैं आज? एक तो माइक होने के बावजूद भी मैं जब तक तेज ना बोलूं मुझे एनर्जी फील नहीं होती। देखिए, बिल्कुल भाई, रचनावाद है ये तो, प्याजे वाइगोस्की वाला कंस्ट्रक्टिविज्म। एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज कहता है कि बच्चे एक्टिवली बिल्ड करें नॉलेज को। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 16। कितने ठीक हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज, यानी व्याख्यान विधि किस चीज पे बेस्ड है? फटाफट से आंसर करो। ठीक है गुरप्रीत, देखते हैं। आई एम सीटेड क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ यू, कीर्ति कपूर। ऑल द बेस्ट आगे के लिए कीर्ति, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जब तक है जान कि एग्जाम्स आपके निकलते रहे। बहुत बढ़िया, सही है। आंसर करो, इतने मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये, जिनको जाना है वो जा भी सकते हैं। सेशन को लाइक शेयर करके जाएंगे, मुझसे कृपा आती है। अभी तो ऑप्शन होता है ना D+B में, अगर कुछ गलती हो गई तो उसका क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू या एडिट करने का कुछ ऑप्शन होता है। वो तो फॉर्म फिलिंग में होगा, लिखा भी होगा नोटिस में।
हो जाएगा चेंज, टेंशन मत लो। देखो एक बार टीचर ओ गॉड सॉरी, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग की यदि हम बात करें तो ये होता है टीचर सेंट्रिक, यानी शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि शिक्षक के अनुसार चल रही हैं चीजें। एक जगह पे शिक्षक है और यहां सारे बच्चे बैठे हुए हैं कहीं पे, और यहीं से पूरा इंस्ट्रक्शन चल रहा है, चौक फेंक फेंक के मार रहे हैं टीचर, अरे सो गए क्या पीछे वाले हैं। तो लेक्चर मेथड टीचर सेंट्रिक है, पैसिव है, बच्चा उतना एक्टिव नहीं होता क्योंकि टीचर ज्यादा एक्टिव है। ये भी लेक्चर मेथड ही एक तरह का जैसे हम, लेकिन फिर भी आपको मौका मिल रहा है बोलने का।